हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अपना जो है लेक्चर कंटिन्यू करते हैं और आज हम पढ़ते हैं वेदास के बारे में। जो वैदिक एज है, वैदिक एज के बारे में हम आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वैदिक एज जो कि आपकी दो भागों में डिवाइडेड है, एक अर्ली और एक लेटर। इन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसके लगभग जो इसका टाइम है वो 1500 से 1000 बीसी को माना गया है, और जो इसका टाइम है ये 1000 से 600 बीसी तक लगभग लेटर वैदिक का टाइम माना गया है। तो इन दो चीज़ों को हमें पढ़ना है। तो टोटल आपने देख लिया 1500 से 600 बीसी जो है ये आपका वैदिक एज का टाइम है। तो यहाँ पे हमने अब हम देखते हैं कि आर्यंस जो वैदिक पीरियड है, हमारा वैदिक पीरियड आर्यन से रिलेटेड है। जो आर्य लोग आए थे उनसे रिलेटेड है आर्यंस। तो आर्य जो लोग आए थे ये लैंग्वेज यूज करते थे आर्य, इनकी लैंग्वेज आर्य थी और इनको आर्यंस कहा जाता था। आर्यंस का बेसिक मतलब था हाई बर्थ, मतलब ये लोग अपने आप को सुपीरियर मानते थे, सुपीरियर रेस। सुपीरियर रेस का कॉन्सेप्ट था इनके में, तो इनको आर्य कहते थे। अब ये कहाँ से आए स्टार्टिंग में, तो इसके लिए कई सारी थ्योरीज दी गई हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा चारों। जैसे सेंट्रल एशियन थ्योरी है कि ये सेंट्रल एशिया से आए थे। सेंट्रल एशिया आप समझ रहे हैं ना, उस जो अपना नॉर्थ वेस्ट के उस तरफ वाला रीजन है जो सेंट्रल एशिया का है, वहां से ये लोग आए थे। तो इसको सेंट्रल एशियन थ्योरी जो मैक्स मुलर की थी। आपको याद होगा कि जब मैंने पढ़ाया था, इंस्क्रिप्शन जो माइनर तुर्की में मिला था, बोगजक इंस्क्रिप्शन, जो आपका इंस्क्रिप्शन था बोगजक, बोगज कोई जो इंस्क्रिप्शन था, इसमें आपके चार गॉड्स के मिले थे ना, इंद्र, वरुण, नास्त्य और मित्र। ये चार गॉड्स मिले थे। ये इस इंस्क्रिप्शन में भी इनका वर्णन मिलता है और ये कहां पर था, माइनर तुर्की में था। तो आप ये समझ लीजिए कि ये थ्योरी ये चीज प्रूव करती थी कि ये लोग वहीं से सेंट्रल एशिया से आए थे। यूरोप की थ्योरी थी विलियम जोन्स की। ये आपने बहुत बार देखा होगा। आर्कटिक थ्योरी कि आर्कटिक रीजन से आए थे, ये तिलक पाल गंगाधर तिलक ने दी थी। तिब्बतन रीजन से आए थे, ऊपर से आए थे तिब्बत की तरफ से, ये थ्योरी दी थी दयानंद सरस्वती ने। सबकी थ्योरीज हैं। सबसे ज्यादा मानी गई जो थ्योरी है मैक्स मुलर की थ्योरी है कि आर्यंस यहां से आए थे। अब हम देख लेते हैं कि जो आर्यंस के बारे में जो नॉलेज मिलती है हमको, कि आर्य क्या थे, क्या इनका कल्चर था, क्या वो सब जितनी भी नॉलेज है हमें, जो भी इनकी लैंग्वेज, कल्चर, सोसाइटी, वो नॉलेज हमें मिलती वेदास से। हमने देखा था ना, एक समय पढ़ा था कि हमने दो तरह के टेक्स्ट थे, श्रुति और स्मृति। तो श्रुति और स्मृति जो टेक्स्ट थे, श्रुति और स्मृति, इनमें चार टेक्स्ट आते थे, वेदास, ब्राह्मणास, अरंक्यास और उपनिषद। फिर लेटर स्मृति आती थी जिसमें आपके वेदांगास थे और आगे की चीजें थी जो उपवेद, और ये सब जो एपिक्स थे, रामायण महाभारत, ये सब स्मृति में थी। अब हम देख लेते हैं वेद का मतलब क्या है। वेद का मतलब बेसिकली है नॉलेज। वेद का मतलब होता है नॉलेज, टू नो, ये होता है वेद का मतलब। वेद को कई नामों से जाना गया, जैसे श्रुति हो गया, नित्य, नित्य। श्रुति का मतलब ये वर्ड ऑफ माउथ से, मतलब बोल बोल के इनको अगली जनरेशन्स को हैंड ओवर किया गया था। जैसे रिटन नहीं था कि कंपोज करके दिया ना, वर्ड्स ऑफ माउथ से प्रोपगेट हो रहे थे जनरेशन टू जनरेशन। उसके बाद दूसरा कहते हैं नित्य। नित्य मतलब ये हमेशा से ये प्रेजेंट थे, इटर्नल, हमेशा भी ये, जब भी समाज बना तब से ये टेक्स्ट प्रेजेंट थे। इनको अपौरुष बोला गया कि इनको इंसानों ने कंपाइल नहीं किया, मैन डिड नॉट कंपोज देम। तो इनको जो है अपौरुष भी बोला गया। तीन चीजें थी। तो ये चीज़ अब हम देख लेते हैं कि अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि आखिर इनमें है क्या। आप इनको कायदे से अच्छे से पढ़िएगा जो पढ़ा रहे हैं। लगभग आपको सब इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, पॉइंट है, सब आपको मिल जाएंगे कंपटीशन के लिए, मोर देन सफिशिएंट। पहला देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है ये आपका ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट है ऋग्वेद आपका, पहला है, ओल्डेस्ट है। ये 1500 से 1000 बीसी के बीच इसको बोलते हैं, जो कंपाइल किया गया था ये। इनका मतलब होता है ऋग्वेद। ऋग्वेद, ऋग का मतलब होता है टू प्रेज, प्रशंसा करना। ऋग का मतलब होता है टू प्रेज। कलेक्शन ऑफ हिम्स, जो ऋग्वेद है इनमें कलेक्शंस ऑफ हिम है। हिम का मतलब होता है मंत्र, ये मंत्रों का एक भंडार है। ये 10 भागों में बटे थे जिनको 10 मंडल कहते थे, 10 मंडल। और एक चीज याद रखिएगा, इसमें 1028 हिम्स हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन कई बार कि वन ऋग्वेद में कितने हिम्स हैं, कितने मंत्रों का वो है, 1028, 1028 हिम्स इसमें है। ऋग्वेद 10 मंडल में बटा हुआ है। दूसरे से सातवां मंडल, जो आपका दूसरे सातवां मंडल है, सबसे पुराने हैं और इनको फैमिली बुक्स कहा जाता है, क्योंकि ये ऋषि मुनि जो थे उस समय के, उनके उनके द्वारा लिखी गई थी। इनको फैमिली बुक्स और सबसे ओल्डेस्ट है। अब हम ये चीज देख लेते हैं कि ये क्या, 8वां और 9वां, ये मिडिल टाइम में है। और लेटेस्ट कौन से हैं, पहला और
10वां ये आपका लेटेस्ट है जो मंडल है। गायत्री मंत्र, ये चीज याद रखिएगा, मंडल का जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र दिया है। गायत्री मंत्र किसने कंपाइल किया था आपको पता होगा, विश्वामित्र ने जो है इसको लिखा था, याद रखिएगा। गायत्री मंत्र जो लिखा था विश्वामित्र ने लिखा था। इन प्रेज ऑफ सन गॉड सावित्री, सूर्य भगवान जो थे उनका नाम सावित्री था उस समय, तो सावित्री सूर्य भगवान का नाम था, तो उनके प्रेज में गायत्री मंत्र लिखा गया था जो मंडल 3 में था। मंडल 9 जो है सोम गॉड से रिलेटेड है, गॉड ऑफ प्लांट्स, जो पेड़ पौधों के देवता उनको सोम कहते थे। 10वां मंडल पुरुष सूक्त, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, पुरुष सूक्त की बात करता है जिससे वर्ण की उत्पत्ति होती है। 10वें मंडल में है कि ब्रह्मा जी के 4 जो ब्रह्मा थे उनके जो 4 पार्ट्स थे वहां से जो है जो निकले थे हमारे जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, ये जो 4 पार्ट्स थे वहां से निकले थे, और इसी को वर्ल्ड सिस्टम की ऑरिजिन भी यहीं से हम मानते हैं कि यहाँ से था। ठीक है, और 10वें में एक चीज और याद रखिएगा, 10वें मंडल में ही नदी सूक्त, आगे हम देखेंगे क्या चीज है, नदी सूक्त का वर्णन मिलता है जिसमें 21 नदियां हैं, 21 रिवर्स हैं, और इसमें ही इसका 10वें मंडल में ही इसका वर्णन हमें मिलता है नदी सूक्त का 10th मंडल में। एक चीज याद रखिएगा, जो भी ऋग्वेद को जो समझाते थे उस समय में जो ऋषि मुनि थे उनको होत्र या होत्री कहा गया, होत्र होत्री ऋग्वेद को कहा गया। ऋग्वेद को समझने वाले एक्सपर्ट्स जो ऋषि थे होत्र होत्री कहा गया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में आपको बहुत सारी चीजें, जो अवेस्तन टेक्स्ट है ये ईरानियन टेक्स्ट है, ये बेसिकली ईरानियन टेक्स्ट है। ईरान में जो अवेस्तन टेक्स्ट था उस और ऋग्वेद, इसमें बहुत सारे वर्ड्स कॉमन मिले, वर्ड्स जो है वो बहुत सारे कॉमन मिले। आप देख रहे हैं ना, ईरान, तुर्की और ये सब इस तरफ के जो रीजन है, तो वो सेंट्रल एशियन थ्योरी इसी बात को दर्शाती है कि लोग यहीं से आए थे, क्योंकि ये वर्ड्स भी सिमिलर हैं, कई वर्ड्स मिले, तो इनकी सिमिलरिटी देखिएगी। अवेस्तन टेक्स्ट, ये चीज आप याद रखिएगा। जो दसराजन, देखिए ये लिखा हुआ जो 7th मंडल है आपका, 7th मंडल, इसमें आपका दसराजन वॉर, ये आगे मैं बताऊंगा दसराजन वॉर क्या है, ये 7th मंडल में आपका दसराजन वॉर की थी। 8th मंडल जो है, 8th मंडल को हम खिल्स कहते हैं, खिल, ये इंपॉर्टेंट था, तो ये मैंने आपको बता दिया, बस इतना ही है। सेकंड आता है सामवेद। अब एक चीज याद रखिएगा, सामवेद क्या है, सामवेद को आप मानते हैं कि म्यूजिक की स्टार्टिंग, जो इसमें मंत्र थे हमारे, जो ऋग्वेद के मंत्र थे उनको सॉन्ग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, उनमें एक लिरिक्स ली गई कि उनको ट्यून सेट करी गई, ट्यून, सेटिंग ऑफ ट्यून ऑफ हिम्स, जो हिम्स थे, जो मंत्र थे हमारे, उनको ट्यून कर दिया गया, तो वो हमारे सॉन्ग्स में होगा, तो इसलिए इसको सामवेद को कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स बोलते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा। बुक ऑफ चैंट्स, मंत्र उच्चारण, मंत्रों का उच्चारण हम करते हैं ना उसमें गाने के फॉर्म में, तो वो चीज जो है वो हमारे, हम ये चीज देख लेते हैं कि ये हमारा मंत्र बुक ऑफ चैंट्स है गाने के फॉर्म में। इनको जो एक्सपर्ट्स करते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट से याद रखिए। उद्गात्री बोलते, इनके जो ऋषि मुनि थे इनको जो समझते थे उनको हम उद्गात्री बोलते थे। कंपाइलेशन मैंने आपको बता दिया कि इंडियन म्यूजिक की स्टार्टिंग इसको बोलते हैं, इंडियन म्यूजिक की स्टार्टिंग यहीं से हुई थी। थर्ड हम देख लेते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है, यजुर्वेद में सेक्रीफिशियल फॉर्मूलाज लिखे गए हैं, अ कलेक्शन ऑफ सेक्रीफिशियल फॉर्मूलाज। मतलब जब हम पूजा पाठ, जो ब्राह्मण्स थे जब वो पूजा पाठ कराते थे, जो रिचुअल्स फॉलो करते थे, मतलब कि जैसे हम मंत्र पढ़ते हैं ना, तो भगवान को मंत्र पढ़ते हैं तो जल चढ़ाते हैं, जो भी फूल चढ़ाते हैं, कुछ भी चढ़ाते हैं, तो वो जो रिचुअल्स फॉलो होती थी उन्हीं को हम बेसिकली इसमें समझते थे। इसमें लिखा था कि आप मंत्र पढ़ते पढ़ते किन तरह के रिचुअल्स को फॉलो करेंगे, वो चीज में लिखा था कि आप किस तरह से क्या पूजा पाठ करेंगे, जो भी था वो यजुर्वेद में लिखा था। सेक्रीफिशियल फॉर्मूला, आप इसको सेक्रीफाइस से मत लीजिएगा, सेक्रीफिशियल मतलब सेक्रीफाइसेस अलग अलग थे। जैसे अर्ली वैदिक में जो सेक्रीफाइसेस बोलते थे उसमें से घी, दूध, आपका फ्लावर्स, इस तरह से चीजें थी, उसमें सेक्रीफाइस नहीं होती थी। एनिमल सेक्रीफाइस लेटर वैदिक में आई थी, तो ये चीज आप कंफ्यूज मत होइए कि सेक्रीफाइस का मतलब कि जानवरों की बलि, इस तरह का काम नहीं है। सेक्रीफाइसेस मतलब कि जो हम खुद से समर्पित करते थे उनको, अपने खुद को सेक्रीफाइस करके, कि मतलब हमने दूध चढ़ा दिया, घी चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिए, इस तरह की चीजें जो थी, मीट चढ़ा दिया, वो सेक्रीफाइशियल फॉर्मूलाज थे। इनके एक्सपर्ट्स को हम अधवार्यु कहते थे, अधवार्यु, इनके ऋषि को जो एक्सपर्ट्स थे अधवार्यु कहते थे, याद रखिएगा, अधवार्यु। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इकलौता यजुर्वेद ऐसा है जिसमें प्रोज और पोएट्री दोनों फॉर्म में मिलता है, ये प्रोज और पोएट्री दोनों फॉर्म में मिलता है। इसके 2 पार्ट्स हैं, कृष्ण यजुर्वेद है और शुक्ल यजुर्वेद है, याद रखिएगा। जो कृष्ण यजुर्वेद है ये आपकी प्रोज और पोएट्री, प्रोज और पोएट्री दोनों फॉर्म में कृष्ण यजुर्वेद आपको मिलता है, और जो शुक्ल यजुर्वेद है सिर्फ आपको ये पोएटिक फॉर्म में मिलेगा, याद रखिएगा,
पोएटिक फॉर्म में शुक्ल यजुर्वेद मिलेगा। कुछ चीजें हैं याद रखिएगा। कृष्ण यजुर्वेद से आगे हम बता देंगे। कृष्ण यजुर्वेद से तैत्रेय ब्राह्मण्स जो हैं वो कृष्ण यजुर्वेद से जुड़े हुए हैं। और शुक्ल यजुर्वेद से आपके वाजसनेय हैं। ये देखिए लिखा है वाजसनेय, वाजसनेय, ये जो हैं ये आपके इनसे जुड़े हुए हैं। और शाहतपथ ब्राह्मण, शाहतपथ ब्राह्मण्स, ये दोनों किससे जुड़े हैं? शुक्ल यजुर्वेद से जुड़े हैं। ये चीज आप याद रखिएगा। और शाहतपथ ब्राह्मण की एक चीज जो इंपॉर्टेंट है ये देख लीजिएगा कि ये पुरुष मेध, ये मैं आप काट देता हूं, पुरुष मेध जो वर्ड है ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। पुरुष मेध जो वर्ड है ये शाहतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ था। तो ये चीज है, मतलब शुक्ल, दो यजुर्वेद के दो पार्ट्स हो गए, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद से रिलेटेड थे तैत्रेय ब्राह्मण्स, हम आगे देखेंगे कि ब्राह्मण्स कौन थे। और शुक्ल यजुर्वेद से जो रिलेटेड थे वो वाजसनेय और शाहतपथ ब्राह्मण थे, ये दोनों इनसे रिलेटेड थे। यहाँ पे हमारा यजुर्वेद, ये हमारा तीसरा हो गई। इन तीनों को, ये तीनों जो थे हमारे, जो तीन वेदास थे ये स्टार्टिंग के, ये इनको हम वेद त्रयी कहते थे। वेद त्रयी बोला जाता था, ये चीज याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अथर्ववेद। बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूलाज, द फोर्थ एंड द लास्ट वन, कंटेन चार्म्स, स्पेल्स टू वार्ड ऑफ इवल्स, डिजीजेस। इट वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी। मतलब ये जो बुक थी ये मैजिकल फॉर्मूलाज इसमें थे, चार्म्स और स्पेल। मतलब जैसे कि आप देखते हैं गाँव में कि लोग मंत्र फूंकते हैं या नजर उतारते हैं, इस तरह की जो मैजिकल चीजें थी उसमें ये चीज थी। चार्म्स और स्पेल्स का कलेक्शन है ये, मैजिकल फॉर्मूलाज हैं कि मतलब भूत भगाने के, ये जो बुरी आत्मा, ये नेगेटिव पावर्स हैं, जो इविल्स हैं, इनको हटाने के लिए और डिजीजेस को रोकने के लिए भी ये मंत्रों का उच्चारण, इनमें ये चीजें लिखी थी। अब ये चीज आप देखेंगे कि इसमें बेसिकली जो कुछ, इसमें लव, मैरिज, लॉयल्टी, इनका भी एक्सप्लेनेशन है। जो ये टर्म्स हैं इनके भी एक्सप्लेनेशन इसमें दिए गए हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। और ये सिर्फ डिजीजेस को बोथ प्रिवेंशन, ये प्रिवेंट करने के लिए भी था, प्रिवेंट भी करने के इसमें स्पेल्स थे, और रिलीफ, दोनों चीज़ें थी, प्रिवेंशन और रिलीफ। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जो डेली मैटर्स टाइप था, लव, मैरिज, लॉयल्टी, इन तरह के वर्ड्स इसमें जो है इनको यूज़ किए गए और इनमें समझाया गया इसके बारे में। अथर्ववेद इनके बारे में भी बताता है, एक्सप्लेन करता है इनको। डिजीज़ से बचाव और सुरक्षा दोनों तरह की चीज़ें देता है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अच्छा, अथर्ववेद से ही बोलते हैं कि आयुर्वेद की स्टार्टिंग इसी से हुई है। आयुर्वेद की स्टार्टिंग हम इसी से मानते हैं, स्टार्टिंग मानते हैं अथर्ववेद से। एक चीज़ और याद रखिएगा कि अथर्ववेद में ही, ये जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में ही बेसिकली आपके लिखा हुआ है कि सभा और समिति ये डॉटर्स थी प्रजापति की। प्रजापति किंग थे, उनकी डॉटर्स का नाम सभा और समिति था। ये चीज़ याद रखिएगा। ये किस में लिखा हुआ है? अथर्ववेद में लिखा हुआ है। अब हम आगे चलते हैं, ब्राह्मण्स के बारे में बात करते हैं। ब्राह्मण्स एक्चुअली में थे क्या? ये जो वैदिक हिम्स थे उसको एक्सप्लेन करते थे। कि जो ब्राह्मण्स थे, जो रिलेटेड लोग थे, ये प्रोज टेक्स्ट में थे बेसिकली। आप ये चीज़ याद देखिएगा, प्रोज में थे और ये एक्सप्लेन करते थे उन हिम्स के बारे में, वैदिक हिम्स में उनके एप्लीकेशंस, इनका एप्लीकेशन क्या था इन हिम्स का, और इनका ओरिजिन कैसे हुआ, इन सब की स्टोरीज, ये ब्राह्मण्स जो टेक्स्ट थे प्रोज में वो ये चीज़ बताते थे। तो मतलब फर्दर लिखी गई, उसके बाद उनके एक्सप्लेनेशन के लिए ब्राह्मण्स लिखे गए टेक्स्ट, तो उनको जो अलग अलग नाम दिए गए। तो अब देखते हैं कि ये लोग अलग अलग किन चीज़ों से ये रिलेटेड थे, बेसिकली हम ये चीज़ जानते हैं। अब देखते हैं कि अलग अलग वेद से अलग अलग ब्राह्मण्स थे। जैसे ऋग्वेद से हो गया ऐत्रेय कौस्थिकी, यजुर्वेद से हो गया शाहतपथ ब्राह्मण और तैत्रेय। मैंने आपको वहां बताया था ना, शाहतपथ और तैत्रेय दो अलग अलग ब्राह्मण बताए थे। सामवेद में पंचविश, तांड, छंदोगय, जैमिनीय, ये याद रखिएगा आप सारे। अथर्ववेद में गोपथ है, ठीक है, ये गोपथ, ये ब्राह्मण हैं आपके, ये इंपॉर्टेंट है, सारे आपको याद रखने पड़ेंगे इनमें से। ये तांड और जैमिनीय तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, पंचविश, तांड, जैमिनीय, ये चीज।
नेक्स्ट जो इस सीरीज में आता है थर्ड, थर्ड जो हमारी श्रुति है, श्रुति ये हमारी क्या है, अरंक्याज मीन्स द फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट टेक्स्ट है। ये बेसिकली कहते हैं इनको जंगल में, मतलब जो हर्मिट्स होते हैं, हर्मिट सन्यासी, इनने जो जंगल में रहते थे वहां पर इनने ये टेक्स्ट लिखे। और एक चीज आप ये मानिएगा कि ये थोड़ा थोड़ा सा स्पिरिचुअल टेक्स्ट की तरह जाने लगे, हल्के से स्पिरिचुअल। आप ऊपर देखेंगे ना तो मटेरियलिस्टिक की बात होती थी, तो ये जो थे ये हल्का सा जो है मटेरियलिस्टिक से चेंज होकर स्पिरिचुअल नेचर की तरफ जो टेक्स्ट जाने लगे थे अरंक्यास से। ये चीज याद रखिएगा आप, ठीक है। मटेरियलिस्टिक चेंज हो रहा था, स्पिरिचुअल चेंज में धीरे धीरे से यहाँ से ये बढ़ना शुरू हो रहे थे रिलीजन की तरफ में जो है कल्मिनेट्स। और ये जो चीजें थी फर्दर ये पूरी तरह से उपनिषद्स में जाके कल्मिनेट हुई, जो कि हम देखेंगे उपनिषद्स में ये चीज कल्मिनेट हो गई थी। तो आपने देख लिया। और ये आप ये भी मानिए कि इनको पढ़ने के लिए भी हम सॉलिट्यूड, जो जंगल में एकांतवास था वहां पर ही पढ़ने के लिए जाते थे, इसलिए अरंक्यस बोले भी गए। देखिए आप लिखा है ना इसमें कि जंगल में ही लिखे गए, सन्यासियों ने लिखे, स्टूडेंट्स लिविंग इन जंगल्स, इस तरह के लोगों ने लिखे, तो वहां सॉलिट्यूड में जाके इनको समझना होता था। नेक्स्ट जो इसमें है उपनिषद। उपनिषद ये लास्ट हैं जो वैदिक लिटरेचर में माने गए। आप इनकी जो संख्या देखेंगे 108 है। बृहद रंक उपनिषद ये ओल्डेस्ट है, ये चीज आप याद रखिएगा। बृहद रंक उपनिषद ये जो है आपका सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट है। और इसमें एक चीज याद रखिएगा, सबसे ज्यादा ये गार्गी याज्ञवल्क्य इनका कन्वर्सेशन है, इसमें इनका कन्वर्सेशन है, गार्गी याज्ञवल्क्य का कन्वर्सेशन बृहद रंक उपनिषद में है। ये चीज आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और इसमें तमसो मां ज्योतिर्गमय जो ये फ्रेज था ये भी इसमें ही मिलता है, बृहद रंक उपनिषद में ही तमसो मां ज्योतिर्गमय जो बोलते हैं वो हमें इसमें मिलता है। और गार्गी याज्ञवल्क्य का ये कन्वर्सेशन है बेसिकली। अब ये चीज हमने देख ली। अब हम देखते हैं कि फर्दर जब वेद ये खत्म हुए उसके बाद कौन से स्टार्ट हुए। 600 बीसी से लेकर 600 एडी तक के जो है, अब ये स्मृति का टाइम आ गया, मींस रिमेम्बरेंस लिटरेचर। स्मृति है, 6 लिटरेरी वर्क्स में थे वेदंगाज, ये देखिए आप, स्मृति धर्मशास्त्र, महाकाव्य एपिक्स, रामायण महाभारत, पुराण हो गए, उपवेद हो गए और शत दर्शन हो गए। वेदंगाज मतलब क्या थे, जो वेदों के अंग थे। 600 जो बीसी थी इसको हम सूत्र पीरियड कहते थे, याद रखिएगा, सूत्र पीरियड कहते थे। और इन लिटरेचर्स को सूत्र लिटरेचर भी बोलते थे, सूत्र लिटरेचर। ये लिम्स थे वेदास के, वेदास इनके थ्रू जो है वेदास समझने थे। तो शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, व्याकरण हो गया, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी। ये देखिए आप, एस्ट्रोनॉमी की बुक है, छंद आप देखते हैं उसमें, निरुक्त एटमोलॉजी वर्ड्स की बुक है, व्याकरण, ग्रामर, अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी लिखी गई थी 400 बीसी के आसपास, ओल्डेस्ट ग्रामेटिकल बुक है वर्ल्ड की। कल्पसूत्र रिचुअल्स को फॉलो करता है। कल्पसूत्र हो गया, शिक्षा हो गया, ये चीज आपके 6 वेदों के अंग हो गए। स्मृति देख लेते हैं, मनुस्मृति प्रीगुप्ता पीरियड से। ओल्डेस्ट स्मृति टेक्स्ट देखेंगे, कमेंटेटर्स हैं, इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं, बस आप याद रखिए कि 6 फेमस स्मृति हैं। ये नारद स्मृति हो गई, गुप्ता पीरियड से लिंक है, ठीक है। बृहस्पति स्मृति गुप्ता पीरियड, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान देना चाहिए बस। अब इसके बाद कुछ नहीं है। काव्य देख लेते, एपिक्स, रामायण, आदि काव्य। रामायण को हम देखते हैं ना, वाल्मीकि जी ने लिखा था, आदि काव्य संस्कृत में था, जो ओरिजिनल रामायण लिखी गई संस्कृत में थी, आदि काव्य बोला गया। ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट है। एट प्रेजेंट इट कंसिस्ट ऑफ 24,000 श्लोक वर्सेस 6,000 लेटर, ये 12,000 फिर 24, 7 खंड है, ये चीज याद रखिएगा, 7 खंड इंपॉर्टेंट है इसमें। 7 खंड में रामायण 7 खंड में लिखी गई थी, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं महाभारत। महाभारत किसने लिखी थी, वेद व्यास ने लिखी थी, लॉन्गेस्ट एपिक है वर्ल्ड की। 1,00,000 श्लोक थे इसमें, अभी हैं, पहले जब ये 8,800 श्लोक थे, तो ये चीज कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो ये याद रखिएगा 8,800 श्लोक, तब नाम इसका जय संहिता था। 24,000 हुआ तो तब ये जो रखा गया ये आपका भारत नाम था, भारत। 24,000 पे भारत नाम रखा गया था इसका, भारत। और जब 1,00,000 हो गया तब सतसहस्त्र संहिता, 1,00,000 श्लोक, सतसहस्त्र संहिता या महाभारत। 18 पर्व है, ये चीज याद रखिएगा, 18 पर्व है इसमें, 18 पर्व है।
और ये भगवत गीता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता जो है ये भीष्म परवान, जो भीष्म पर्व है उससे भगवत गीता ली गई है, ये चीज याद रखिएगा। जो भगवत गीता है वो भीष्म परवान जो है उससे भगवत गीता एक्सट्रैक्ट हुई है। शांति परवान लार्जेस्ट है, महाभारत का शांति परवान सबसे बड़ा है। पुराणाज हमने देख लिया, पुराणाज मीन ओल्ड, पुराना। 18 पुराण थे, सबसे ओल्डेस्ट है मत्स्य पुराण, यह चीज याद रखिएगा। मत्स्य पुराण सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट है। इंपॉर्टेंट पुराण में भगवत हो गया, विष्णु पुराण हो गया, वायु पुराण हो गया, ब्रह्मण, ये हैं। ये बेसिकली जो पुराण थे ये गुप्ता पीरियड के टाइम के लिखे हुए आपने देखे होंगे बहुत सारे अलग अलग। उनसे जो है आगे हम देखेंगे कि रिलेट करते हैं कौन से पुराण किससे रिलेटेड थे, ये चीज़ें हम आगे समझ लेंगे। तो खैर चलिए यहीं बता देता हूँ किससे कौन सा रिलेटेड था। तो आप देखेंगे सबसे पहले अगर हम बात करेंगे आपके पुराणों में, वायु पुराण जो था वो गुप्ता पीरियड के बारे में बताता था, वायु पुराण। मत्स्य पुराण सतवाहनास के पीरियड के बारे में बताता था। विष्णु पुराण जो था ये मौर्यास के बारे में बताता था। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आए तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। उपवेद हम देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन से किससे कौन सा रिलेटेड है उपवेद। आयुर्वेद मेडिसिन ऋग्वेद से है। गंधर्व वेद म्यूजिक के बारे में बताता है, सामवेद है। यजुर्वेद आर्चरी धनुर्वेद, ये यजुर्वेद से रिलेटेड है। शिल्प वेद मतलब आर्किटेक्चर क्राफ्ट वेल्थ विश्वकर्मा, ये आपने देख लिया, अथर्ववेद से रिलेटेड है। ये चीज़ हमने खत्म कर ली। हम इंडियन फिलोसफी को बहुत प्रॉपरली आगे देखेंगे कि 6 फिलोसफीज थी। संख्या कपिल ने इसको लिखा था, योग पतंजलि का था, न्याय गौतम का था, वैशेषिका कन्नड़, अगर हम देखेंगे वैशेषिका दर्शन यहाँ लिखा है कन्नड़। मीमांसा 2 थे, एक पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा जैमिनी की थी और वेदांत उत्तर मीमांसा या वेदांत भद्रायन की थी। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो ये यहाँ पर हमारा खत्म हो गया। उपनिषद के बारे में देख लेते हैं। उपनिषद बेसिकली क्या थे? उपनिषद मेटाफिजिक्स से डील करते थे, फिलोसफी से, फिलोसफिकल टेक्स्ट थे, ये चीज़ याद रखिएगा। उपनिषद वेदांत हैं, फिलोसफिकल टेक्स्ट के बारे में बताते हैं। फिलोसफी ये जनरली फिलोसफी बताते हैं। जैसे सब्जेक्ट मैटर इनमें कौन से हैं? सोल आत्मा हो गई, ब्राह्मण, नया जन्म, थ्योरी ऑफ कर्म, मोक्ष। जो मोक्ष साल्वेशन था, पहली बार जो टर्म यूज हुआ था मोक्ष का साल्वेशन वो इसी में हुआ था। ये पाथ ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान के मार्ग की तरफ, मैंने बताया था ना कि आपको स्पिरिचुअल की तरफ बढ़ गए थे हमारे अंक्यास से, तो वहाँ पाथ ऑफ नॉलेज ये जो है हम बताना शुरू करते हैं। इसका उपनिषद का मतलब क्या है? टू सिट नियर द फीट ऑफ, पैरों के पास बैठ के ज्ञान लेना। बृहदरंग उपनिषद के बारे में बता चुका हूँ, ओल्डेस्ट है। तमसोमा ज्योतिर्गमय इसमें लिखा हुआ है। अदर इंपॉर्टेंट्स हैं कथा उपनिषद, ईशा उपनिषद, प्रसन्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कथा उपनिषद में यम और नचिकेता जो है, इन दोनों का जो कन्वर्सेशन है वो कथा उपनिषद में लिखा है। और बृहदरंग में हमने बता दिया था कि बृहदरंग जो उपनिषद है इसमें किसका था? गार्गी और याज्ञवल्क का इसमें था। सत्यमेव जयते, ये इंपॉर्टेंट है, मुंडक उपनिषद से ये लिया गया है। सत्यमेव जयते देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ, ये चीज आप याद रखिएगा। फर्दर आगे बढ़ते हैं।